हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका जो चैप्टर नंबर 10th है वेक्टर अलजेब्रा, इसकी भी आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही है मेरे साथ। अब आज जैसा कि आपको पता है कि हम आज की वीडियो में हम 10.3 की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका सारा इंट्रोडक्शन मतलब इसमें इसका सारा बेसिक किया था और मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था कि डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं ब्रीफिंग करना चाहूँ तो डॉट किसको बोलते हैं, ए मॉडल, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये सब कुछ मैंने ऑब्जर्वेशंस बताई थी आपको। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे कि ये कम्यूटेटिव होती है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो डॉट ज़ीरो होती है। तो काफ़ी कुछ हमने किया था। ये डॉट आई, जे डॉट जे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि डॉट को हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ, के को के साथ। फिर लास्ट में प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, तो इसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था और कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी। जैसे अगर थीटा 0 है तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी ए बी इटसेल्फ। अगर थीटा 180 है तो प्रोजेक्शन कितनी होगी, उल्टा मतलब बी ए मतलब माइनस ए बी। थीटा 90 है तो प्रोजेक्शन 0 होगी। अब एनी यूनिट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, ये और ये आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दोनों आपको बहुत काम आने वाले हैं। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जब हम एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि इसका कितना यूज़ है। ये आपको एमसीक्यूज़ में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ अभी जाके वो वीडियो देखो। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करने आना। आप देखना, आप खुद से एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब कि लग जाओगे। आप इतने काबिल बन जाओगे। कभी भी अपना बेसिक मिस मत किया करो। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ये हमारी आज की वीडियो की फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। सब कुछ हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, आपको बताया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 1, एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी गिवन है कितना 2, एंड ए डॉट बी कितनी है 1। में फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको बताया कि हमारे पास जो एंगल का फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होता है, वी नो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, विच एम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है ए डॉट बी कितना है 1, ए मैग्नीट्यूड कितना है 1, बी मैग्नीट्यूड कितना है 2। तो cos थीटा कितना आ गया 1/2। आपको बताया अगर मुझे एंगल निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, cos उधर जाके cos इनवर्स बन जाएगा, सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 कब होता है 60 पर। तो विच एम्प्लाइज थीटा कितना आ गया 60 डिग्री या π/3। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, आप मेरे को बताओ इसमें क्या मुश्किल था। जो मुश्किल पार्ट था वो हम बेसिक में निकाल चुके हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल 14 की बात करते हैं। अब इसमें भी एंगल की बात की गई है। फाइंड एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर्स ए आई प्लस जे माइनस के एंड बी आई माइनस जे प्लस के। अब पिछले क्वेश्चन, जो पिछला एग्जाम्पल थी वो भी एंगल की थी, ये एग्जाम्पल भी एंगल की है। उसमें डिफरेंट तरीके से पूछा गया, इसमें डिफरेंट तरीके से पूछा गया। वहाँ पर सभी वैल्यूज हमें डायरेक्टली गिवन थी, यहाँ पर हमें खुद निकालनी पड़ेंगी। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो हमने बेसिक में सीखे हैं वो बिल्ड हो पाएँ। अब आपको बताया हमारा ए वेक्टर कितना है, आई प्लस जे माइनस के, एंड बी वेक्टर कितना है आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। एंगल निकालना है, वी नो एंगल का एक बार फॉर्मूला लिख लो, वो होता है ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला इसलिए लिखना है ताकि हम इस हिसाब से काम कर पाएँ। अब सबसे पहले डॉट निकाल लेते हैं। अब आपको बताया डॉट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सब कंसेप्ट जो हैं आपको काम आएंगे। हम देखो पहले लिख लेते हैं ए डॉट बी, आई प्लस जे माइनस के डॉट आई माइनस जे प्लस के।
आपको याद होगा जब मैंने डॉट करवाई थी तो पूरा एक बड़ा कंसेप्ट, पूरा डेरिवेशन करवाया था एक पेज पे, बट एक्चुअल में हम क्या करते हैं लास्ट में जब हमने डेरिवेशन सीख ली, आई को आई के साथ डॉट करेंगे। तो अब आई को आई के साथ डॉट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, आई डॉट आई कितना आएगा 1, जे डॉट माइनस जे कितना आएगा -1, माइनस के को प्लस के से करेंगे तो -1। तो डायरेक्टली करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आई को देखो, आई की जे के साथ कितने होगी, 0 ही होगी, आई की के साथ 0, तो मतलब आई को आई के साथ 1, जे को माइनस जे से -1, माइनस के को प्लस के से किया तो -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ गया 1 -1 -1। तो ए डॉट बी कितना आ गया, 1 -1 कैंसिल, 1 और -1 कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया -1। ठीक है, तो नाउ अब एक बार ए मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको नंबर दे दो 2। ए मैग्नीट्यूड, अब ए मैग्नीट्यूड हमने 10.1 और 10.2 में सीखा था किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, कुछ भी हमें भूलना नहीं है, सभी कंसेप्ट यूज होंगे। 1 + 1 + 1 कितना आया √3, इसको नंबर दे दो 3। अगेन बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो विच एम्प्लाइज बी मैग्नीट्यूड कितना आया 1 + 1 + 1 कितना आया √3। तो 2, 3 एंड 4, तो पुट वैल्यूज ऑफ 2, 3 and 4 in 1, तो which implies cos थीटा। ए डॉट भी कितना आया -1, ए का मैग्नीट्यूड √3, बी का मैग्नीट्यूड √3, तो कितना आ गया 1/3 -1/3, √3 3, तो which implies थीटा कितना आ गया cos इनवर्स -1/3। अब अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, यहाँ पर क्यों छोड़ना है, पिछले में कैलकुलेट क्यों किया था, पिछली बार कितना था 1/2, और 1/2 हमारे टेबल पर वैल्यू है, ठीक है, बट 1/3 या -1/3 हमारे टेबल पर वैल्यू नहीं है, तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, ना हमें कैलकुलेशन इसकी करनी है, ना आपने इसका कोई दिमाग पे ज़्यादा लोड लेना है। आप ये वाला जो एंगल है यहाँ पर छोड़ सकते हो। तो इस तरह से हमने ईजिली सॉल्व कर लिया, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट था और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो को मतलब कि अच्छे से देखा है तो ए वेक्टर दिया हुआ है 5i - j - 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i + 3j - 5k, देन शो दैट द वेक्टर्स a + b एंड a - b आर परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 2, 3 दोनों में पूछा जा सकता है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ भी पूछी जा सकती हैं। अब परपेंडिकुलर का कंसेप्ट जो है वो हमने डॉट में पढ़ा था कहीं पर, ये देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डॉट के, ये रहा। अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है और उनकी डॉट ज़ीरो आ जाए, देन हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अगर मुझे इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करवाना है तो हम क्या प्रूव करवाएंगे कि a + b की a - b से डॉट कितनी है 0। मैंने को वहाँ पर भी बताया था कि ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ होगा, 3D में भी काफ़ी यूज़ होगा। तो जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात आएगी हम डॉट की तरफ ही जाएंगे। अब जस्ट आपके नोट्स के लिए मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिख दिया कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स की डॉट जीरो है तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। नाउ वी हैव टू प्रूव, आपको पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे आपके लिए, बट इन क्वेश्चंस में दिक्कत क्या रहेगी, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना। आगे जाके क्वेश्चंस भी आएंगे, तो मैंने आपको तभी बताया कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का आपको कंसेप्ट माइंड में रखना है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं उनकी डॉट जीरो होती है, तो अगर इन दोनों वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो मुझे इनकी डॉट जीरो करनी है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो ये ए और बी वेक्टर हैं, आपको पता है ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, 10.2 में सीखा था। आई में आई, जे में जे, के में के, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी उसी तरह से करते हैं। तो देखो सबसे पहले उन्होंने बोला ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड करते हैं। आई में आई को ऐड करते हैं, 5 + 1 आई कैप -1 + 3 जे कैप। जस्ट आप उनके स्केलर कंपोनेंट्स लिख लिया करो।
-3 -5 के कैप। तो a प्लस बी कितना आ गया 6i प्लस 2j -8k। ठीक है जी। अब सेम वे से a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करना है तो करते हैं। तो i में से i को सब्ट्रैक्ट करेंगे। a पहले है 5 -1, इस बात का आप ध्यान रखोगे, नहीं तो वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाएगी। यहाँ पर -1 -3 j कैप, यहाँ पर -3 -5 के कैप। बस इस बात का आप ध्यान रखना कि पहले a लिखना है। अगर b माइनस ए होता तो मैं 1 -5 3 -1 -5 -3 लिखता। ठीक है। तो a माइनस बी कितना आ गया 4i -4j -5 +5 बन गया, कितना आएगा 2k। नाउ अब आपको पता, अब हमें क्या करना है, इन दोनों की डॉट करनी है। a प्लस बी की डॉट a माइनस बी से। ठीक। तो a प्लस बी कितना है 6i प्लस 2j -8k। a माइनस बी कितना है 4i -4j प्लस 2k। तो कितना आएगा, i को i से करेंगे 24, 2 को j को j से करेंगे -8, 8 को k से करेंगे -16। तो यहाँ पर कितना आ गया 24 -24, दैट मीन्स 0, विच एम्प्लाइज a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू 0। और अगर इनकी डॉट 0 आ गई, देयरफॉर वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। तो बहुत इजीली क्वेश्चन कर लिया। जस्ट हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें पता था कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर डॉट 0 होती है तो मैंने a प्लस बी निकाल लिया, a माइनस बी निकाल, डॉट डॉट कर ली। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 2a प्लस 3b और 2a प्लस 4b आपस में परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो जो भी वेक्टर बोलेंगे हमें वो निकाल लेना और उनकी डॉट कर देनी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 की बात करते हैं। ये भी बहुत ईजी है। देखो अभी तक हमें जितने भी एग्जाम्पल्स किए हैं ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थी, जस्ट आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए या बिल्ड करने के लिए। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a 2i प्लस 3j प्लस 2k ऑन द वेक्टर i प्लस 2j प्लस k। तो प्रोजेक्शन निकालनी है। प्रोजेक्शन को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला ये है। सिर्फ प्रोजेक्शन पूछी गई है, मतलब ये स्केलर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर वेक्टर होगी तो हम उसके साथ ये इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे बी कैप को। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ए वेक्टर को लिख लेते हैं। लेट ए वेक्टर आपको पता है कितना है 2i प्लस 3j प्लस 2k। बी वेक्टर को भी लिख लो i प्लस 2j प्लस k वेक्टर। we know projection of a on b is given by a डॉट बी। बी पर निकालने ना, a ऑन b है तो b का मैग्नीट्यूड नीचे। कैसे याद रखा था, जिस पर निकालने वेक्टर a की b पर, तो b का मैग्नीट्यूड नीचे, ऊपर डॉट ही आएगी। तो नाउ इसको आप नंबर 1 दे दो। नाउ a डॉट b, अब a को पहले लिख लेते हैं 2i 3j 2k डॉट i प्लस 2j प्लस k। अब डॉट करनी हमारे लिए बहुत ईजी है। i को i के साथ, 2 को 1 के साथ किया 2, 3 को 2 से किया 6, जस्ट कॉफिशिएंट्स को देख लो, 2 को 1 से किया 2। तो यहाँ पर हमारी प्रोजेक्शन डॉट कितनी आ गई 10। ठीक है। इसको आप नंबर 2 दे दो। नाउ b का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो कितनी आएगी 1 प्लस 4 प्लस 1, कितनी आ गई
√6। इसको आप नंबर थर्ड दे दो। पुट वैल्यूज ऑफ 2 and 3 in 1। इसको ना हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे तो 2 and 3 की वैल्यू 1 में फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए कितना है 10, बी कितना है बी का मैग्नीट्यूड कितना है √6। अब ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो आप क्या करो, आप इसको रैशनलाइज कर दो। ये जस्ट इसलिए है कि अगर पेपर में लिखा आ जाए कि प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। तो विच एम्प्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना आएगा 10√6। अब √6 को √6 से किया 6। अब इसको आप कट कर दो तो 3 2 5 10। अब आपका आंसर जो है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। तो ये आपकी प्रोजेक्शन आ गई 5/3 √6। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला का क्वेश्चन है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें वो अच्छा क्वेश्चन है, उसमें हमें कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। अब उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल 17th की बात करते हैं। काफ़ी अच्छी एग्जांपल है। फाइंड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इफ़ 2 वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a मैग्नीट्यूड 2 b मैग्नीट्यूड 3 एंड a डॉट b इज इक्वल टू 4। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थी। अब यहाँ पर डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा कि प्रोजेक्शन पूछ लिया, डॉट पूछ लिया, हमें खुद से सोचना पड़ेगा। अब आज के बाद आप याद रखोगे, देखो इन क्वेश्चंस में क्या है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता लगेगा। जब भी आपको लगे कि ऐसा क्वेश्चन है कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और या ऐसी कोई भी टर्म है a प्लस बी का, a प्लस बी या प्लस सी का, ऐसा कुछ भी पूछा गया है और आपको डॉट में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं या मैग्नीट्यूड में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, तो आप हमेशा ये वाला रिजल्ट जो है वो यूज़ करोगे, a डॉट ए इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूँगा, वी नो for any vector a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होता है a डॉट ए। ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैंने को बताया था कि ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अगर किसी भी वेक्टर के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, देयरफॉर क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर कर दूँ, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ a माइनस बी डॉट a माइनस बी। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर ऐसा क्यों करना है, हमें ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये a और b में है, मतलब a माइनस बी है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, ना मुझे a का कुछ पता है ना मुझे b का पता है। बट अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो मेरे पास डॉट में कुछ वैल्यूज़ आएंगी और डॉट का आंसर मुझे पता है और मैग्नीट्यूड का आंसर भी मुझे पता है। आपको अभी समझ भी आ जाएगा। तो विच एम्प्लाइज, इसको आप ऐसे लिख लेना। अब आपको पता है प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो a को a से हम डॉट कर सकते हैं, a की a के साथ डॉट माइनस a की b के साथ डॉट माइनस अब b की a के साथ माइनस माइनस प्लस b की डॉट b के साथ, ठीक है। अब आपको पता है वी नो, मैं लिख देता हूँ, अभी हमने लिखा है a डॉट a कितना होता है a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और a डॉट b कितना होता है b डॉट a। देखो ये सभी बातें याद करनी पड़ेंगी। देखो एक होता है याद करना, एक होता है आपको फील करना और उसको अपने दिमाग में बिठा लेना। अब सब बातें ना हम बेसिक में पढ़ चुके हैं और ये सब बातें हम फील भी कर चुके हैं, सिर्फ याद नहीं की हैं, हमने फील किया कि ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए बोलता हूँ बेसिक को मिस मत किया करो, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कितना बनेगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b, इसको भी लिख लेना माइनस a डॉट b, क्योंकि b डॉट a को मैं लिख सकता हूँ a डॉट b। इसको क्या लिखेंगे b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आपको बताया, चलो एक स्टेप और कर देते, फिर इकट्ठा सॉल्व करेंगे। a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
अब दो डॉट्स हैं तो 2 टाइम्स ए डॉट बी, ठीक है, क्योंकि ये डॉट जो है स्केलर ही होती है तो इसको हम ऐसे मतलब कि सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब वी नो, अब ये गिवन है, ए मैग्नीट्यूड कितना है 2, बी मैग्नीट्यूड कितना है 3, ए डॉट बी कितना है 4, ये सब कुछ हमें गिवन है, ये सब कुछ हमें गिवन है। तो इस गिवन की वैल्यूज़ को हम फिल कर लेते हैं। देखो सभी वैल्यूज़ यूज़ हो गई ना, यूज़ इसलिए हुई हैं क्योंकि हमने ये वाला कंसेप्ट यूज़ किया, ये वाला ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी की वैल्यू 4, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, विच एम्प्लाइज ए माइनस बी का स्क्वायर, 4 माइनस 8 प्लस 9, 9 और 4 13, 13 माइनस 8 5, तो विच एम्प्लाइज ए माइनस बी का स्क्वायर कितना आ गया 5। अब जैसा आंसर लिखना है उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है। देखो बस आपने इतना याद रखना है कि आपने ये वाला कंसेप्ट यूज़ करना है। यहाँ पर जो मेन आपका हाईलाइट है वो यही पॉइंट है, यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। तो जब भी मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, हमें डॉट में कुछ मैग्नीट्यूड में कुछ वैल्यूज़ दी गई होंगी, तो हम यही वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे 99% क्वेश्चंस में, ठीक है। अब जैसा आंसर लिखना उसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो यहाँ से मेरी a माइनस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई √5, तो स्क्वायर उधर जाके ख़त्म हो गया, अंडर रूट बन गया। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा सर कि सर जब अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो तो आप लिखते प्लस माइनस √5, यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिखा? अब यहाँ पर ये क्या है कि मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड एक लेंथ है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। मैं यहाँ पर आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको बताया आपको लिख के दिखा दिया, फिर से बोल रहा हूँ, चाहता तो ये ना लिखता, जस्ट आपको मैंने बोल दिया था, जस्ट मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पर इसकी वैल्यू रिजेक्ट क्यों हुई है। बट मैं चाहता हूँ कि आपके नोट्स कुछ इस तरह से बने हों कि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आप अपने नोट्स से ही पहचान लो कि सर ने यहाँ पर हमें ये एक्सप्लेन किया था। तो सेम वे से इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसकी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 18th की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है। इफ़ ए इज़ अ यूनिट वेक्टर एंड x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8, ये हमें गिवन है, हमें मॉड x मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमें गिवन है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। सिंस ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, अगर ए यूनिट वेक्टर है और अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है हम लिख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, ठीक है। इसको आप नंबर 1 दे दो। नाउ अब हमें जो गिवन है उसको यूज़ करते हैं, x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8। तो इसको डॉट करते हैं, x को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पहले, x की डॉट x के साथ प्लस x की डॉट a के साथ माइनस a की डॉट x के साथ माइनस a की डॉट a के साथ इज इक्वल टू 8। तो ये बहुत इजी है। तो अब देखो फिर से वही रिजल्ट हम यूज़ करने वाले, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको पता है a डॉट a कितना होता है, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड a डॉट b और b डॉट ए क्या होते हैं, सेम। ये जस्ट मैं आपके नोट्स के लिए लिख रहा हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं सीधा निकल सकता हूँ यहाँ से। तो इसका आंसर कितना आएगा, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसको आप लिख लो x वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस इसको भी आप लिख लो x वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ए भी बी ए के इक्वल होता है। तो माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। बट आपको a का मैग्नीट्यूड आपको पता है यूजिंग 1 कितना है 1, तो x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म्स x से माइनस x से कैंसिल आउट ही हो गए, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी से कट हो सकती हैं। माइनस ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9
अब फिर से वही बात, x का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 3, नॉट प्लस माइनस 3। अब यहाँ पर वैसे एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन किया गया है, मैं भी आपको एक बार बता देता हूँ। अब देखो जस्ट आपके लिख दिया कि ये मैग्नीट्यूड है और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -3 रिजेक्टेड है। तो फिर से ये हमें क्वेश्चन में नहीं लिखना, ये जस्ट आपके नोट्स के लिए है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बना बनाया क्वेश्चन था, जस्ट हमने उसको सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 19th की बात करते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है ना, बेसिकली इसका एक नेम है खास, कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी। कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी, ठीक है, नेम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। पहले मैंने ये सोचा था कि इस इनइक्वालिटी को मैं आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही 10.3 की जो बेसिक्स वाली वीडियो है उसी में कवर करवा दूंगा, बट फिर मुझे लगा कि आपका जो इंटरेस्ट वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक छोटी सी इनइक्वालिटी है उसको प्रूव कर लेते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1 हमारा क्या होगा, देखो। अब देखो फर्स्ट केस हमारा क्या है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं। अब केस फर्स्ट क्या है, ए बी जीरो वेक्टर है, बी बी जीरो वेक्टर है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, तो अगर आपको पता है कि अगर ए और बी में से कोई भी ज़ीरो होगा तो उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा, ये हम वैसे डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। इफ़ इधर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो देन डॉट कितनी होगी, ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारा ज़ीरो आ गया। नाउ ए वेक्टर इज ज़ीरो वेक्टर विच एम्प्लाइज उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा। बी वेक्टर भी ज़ीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा। अब अगेन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। ज़ीरो इंटू ज़ीरो कितना आएगा, ज़ीरो। तो विच एम्प्लाइज ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। तो केस 1 जो है वो हमारा ट्रू हो गया। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर यहाँ पर तो लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू मतलब x लेस देन और इक्वल टू y का मतलब क्या है, x y से लेस भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ पर इक्वल आ गया। अब सेम वे से इसका केस जो सेकंड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये इसका केस सेकंड है कि मान लो एक वेक्टर ज़ीरो है, b मान लो ज़ीरो है, ठीक है। वैसे कोई भी हम ले सकते हैं, मैंने वैसे जानबूझ के b ले लिया। तो a डॉट b का मैग्नीट्यूड मतलब ए की डॉट ज़ीरो वेक्टर से, अगर दोनों में से एक भी वेक्टर ज़ीरो होगा तो उसका आंसर ज़ीरो वेक्टर ही आएगा, और ज़ीरो का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ज़ीरो। अब इसका तो मुझे पता नहीं मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अब इसका कर लेते हैं। नाउ ई वेक्टर कितना है, ज़ीरो वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ज़ीरो। अब इसकी भी राइट हैंड साइड जो है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। राइट हैंड साइड कितनी है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता नहीं है, बट बी का पता है, ज़ीरो है, ज़ीरो इन समथिंग कितना आएगा, ज़ीरो। तो अगेन ए डॉट बी का होल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी ट्रू हो गया, यहाँ पर भी इस सिचुएशन में भी ये इक्वल आ रहा है, तो विच इज़ अगेन ट्रू, विच इज़ ट्रू, ठीक है। अब देखो इसका एक और केस भी हो सकता है कि ए ज़ीरो हो बी ज़ीरो ना हो, वो आप खुद से डिस्कस कर सकते हो, मैं जस्ट यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो ये इसका थर्ड केस है, वैसे इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, डोंट नीड टू एक्सप्लेन इन एग्जाम्स, जस्ट आपके नोट्स के लिए है कि अगर वाइस वर्सा हो जाए, ए ज़ीरो हो बी ज़ीरो ना हो तो भी डॉट ज़ीरो आएगी, इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी ज़ीरो ही बनेगी, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो हमारा फोर्थ केस है, अब वो इंपॉर्टेंट है, वो कैसे प्रूव करेंगे, आपको बुक में तो समझ में नहीं आएगा कि बुक में कैसे किया है, मैं आपको ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब देखो ये आपका फोर्थ केस है, ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो ए भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, बी भी ज़ीरो वेक्टर के इक्वल नहीं है।
ठीक है। अब देखो बुक में सीधा लिखा गया है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, वो आपको समझ में नहीं अगर कैसे लिखा है। वी नो ए डॉट बी, आप मेरे को बताओ कितना होता है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड मैंने इधर लिख लिया, इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, तो मैं दोनों तरफ मॉडुलस लेने वाला हूँ। उससे क्या होगा, मॉडुलस क्यों लेना है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली वो रिजल्ट तक पहुँचना है, उसमें मॉडुलस है। ए माइनस बी का मॉडुलस, अब नीचे दो टर्म्स हैं, ए का 2 बार मॉडुलस, बी का 2 बार मॉडुलस, इज इक्वल टू कॉस थीटा का मॉडुलस। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है। देखो -1 का मॉडुलस कितना होगा, 1, -1 का डबल मॉडुलस, पहले -1 का मॉडुलस कितना होगा, 1, फिर 1 का मॉडुलस 1, मतलब डबल मॉडुलस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ मैंने को लिख के बता दिया कि x का डबल मॉडुलस x के मॉडुलस के इक्वली होता है, तो विच एम्प्लाइज ए डॉट बी का मॉडुलस डिवाइड बाय ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस इज इक्वल टू कॉस थीटा का मॉडुलस। अब देखो अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कई बार आप इसको मैग्नीट्यूड बोल देते हो, कई बार मॉडुलस बोल देते हो। देखो वैसे तो वेक्टर्स में हम मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं, यहाँ पर मैं मॉडुलस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ए डॉट बी एक स्केलर है, ए मैग्नीट्यूड ये भी एक स्केलर है, ए बी मैग्नीट्यूड ये भी एक स्केलर है, कॉस थीटा ये भी एक स्केलर है, इसलिए मैं मॉडुलस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मुझे आपको बात बतानी है, वी नो कॉस थीटा जो होता है ना, वो हमेशा 1 और -1 के बीच में होता है, 1 और -1 भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये कॉस थीटा जो है ना, ये अपनी वैल्यू 1 और -1 के बीच में ले लेता है, इनके बीच में भी हो सकता है, -1 और 1 भी हो सकता है। तो अगर मैं मॉडुलस ले लूँ कॉस थीटा का मॉडुलस, तो ये कैसे बनेगा, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये अच्छा नहीं लगेगा, -1 का मॉडुलस 1, तो ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा कि कॉस की वैल्यू 1 और 1 के बीच में, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये सभी नेगेटिव नंबर्स हैं, तो अगर यहाँ पर कोई नंबर होगा 0.5, यहाँ पर -0.5, तो इसका मॉडुलस 0.5 ही होगा, इसका -1 का मॉडुलस 1 ही होगा। मतलब कॉस थीटा का मॉडुलस को मैं लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। आई होप पहले आप ये समझ गए होंगे, कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, -1 और 1 भी हो सकती है, बट अगर इसका मॉडुलस कर दूं तो नेगेटिव नंबर हट जाएंगे, तो 0 और 1 के बीच में ये वैल्यू देगा हमें हमेशा। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज जो कॉस थीटा का मॉडुलस है वो हमेशा हमें 1 या 1 से कम, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ कि ए डॉट बी का मॉडुलस डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस जो मर्जी बोलो, इज इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। आपकी एनसीईआरटी में यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया गया। अब यहाँ पर मुझे फिर से एक बात क्लियर करनी है आपको। ठीक है, अब मान लो x इज इक्वल टू वाई है एंड y जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। x y के इक्वल और y 1 से कम है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x लेस देन इक्वल टू 1 है? देखो y 1 से कम है, 1 या 1 से कम है, x y के इक्वल है, तो x भी तो 1 या 1 से कम ही होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो जस्ट आपके नोट्स के लिए, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इन सिचुएशंस में, x इज इक्वल टू वाई एंड y लेस देन इक्वल टू 1, x और y इक्वल है, y लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x भी लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो सेम यहाँ पर है, तो a डॉट b का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, a मॉडुलस या मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1। सेम सिचुएशन है, ये x है, ये y है। ठीक है, तो अगर इसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूँ
क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जो है ये इनइक्वालिटी हमने प्रूव कर दी चारों सिचुएशंस के लिए, केस 1 के लिए भी, केस 2 के लिए भी, केस 3 के लिए भी। सबसे इंपॉर्टेंट ये था, तो इसके लिए भी हमने प्रूव कर दी। अब यहाँ पर एक और डाउट आ सकता है कि सर जब भी हम इनइक्वालिटी में कई बार साइन चेंज हो जाता है अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। आपको पता है ना कि अगर ऐसा कुछ है तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मान लो ऐसी सिचुएशन है तो ये ऐसा हो जाएगा। आपको पता है माइनस से चाहे डिवाइड करूँ चाहे मल्टीप्लाई। अब आपको पता है ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो इसको मैं उधर लेके जा सकता हूँ और इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, इसको उधर लेके जा सकता हूँ। तो इस तरह से देखो हमने इस इक्वालिटी को प्रूव कर दिया, या मैं लिख दिया कि ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड दोनों मैग्नीट्यूड हैं और दोनों की पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं, और अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं तो इनका साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो रिमेन्स अनचेंज। ये जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा है। देखो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके मन में क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। मैं सीधा भी बता देता कि इसको उधर लेके ख़त्म कर दो, मतलब ये 1 बन गया। हो सकता है कुछ बच्चे सोचे कि सर ये साइन चेंज क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कुछ बच्चे सोचे कि इसके बाद सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया। तो मैंने आपको हर पॉइंट जो आपके मन में डाउट आ सकता है, कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये आप फालतू काम करवा रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, उनको हो सकता है कि इस पॉइंट की ज़रूरत हो, इस पॉइंट की ज़रूरत ना हो सकता है कुछ बच्चे बहुत डाउन हो, उनको इसकी भी ज़रूरत रहे, इसकी भी ज़रूरत रहे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से हमने इस इनइक्वालिटी को प्रूव कर दिया। इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट ये कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप इसको एज ए रिजल्ट याद भी रखोगे। और अगर आपको लिखा गई कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूव कर दो तो आप इसको याद रखना कि इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। वैसे मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट आपकी एग्जाम्पल में था तो मैंने आपको करवा दिया। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 20th की बात करते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है ये भी 19th एग्जाम्पल के जैसा ही है, जैसे वहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी प्रूव की थी, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, तो ये भी हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। तो ये एक थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, मतलब ये आपको एग्जाम्पल की तरह भी इस तरह से भी पेपर में आ सकता है, आपको ये भी आ सकता है कि वेक्टर में ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करो। बहुत ईजी है। एनसीईआरटी में फिर से वही बात थोड़ा सा डायरेक्टली किया गया, मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब देखो इसमें भी 2-3 केस बनेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट केस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट ए एंड बी एनी 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो पहला केस क्या होगा जब दोनों ही हमारे कितने होंगे, 0 वेक्टर्स। अब देखो ये हमारा पहला केस है कि ए और बी दोनों 0 वेक्टर्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, ये हमारी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर, अगर 2 0 वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगा तो 0 वेक्टर ही आएगा, उसका मैग्नीट्यूड करूंगा कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब सेम वे से नाउ अब आपको पता है ए वेक्टर कितना है, 0 वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0। बी वेक्टर कितना है, 0 वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0। अब राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0। तो विच एम्प्लाइज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0, विच इज़ ट्रू। आपको मैंने लास्ट एग्जांपल में भी बताया था कि लेस देन और इक्वल टू 0, अगर इक्वल आ गया तो भी ये ट्रू है, तो विच इज़ ट्रू। तो पहला जो हमारा केस है उसमें ये ट्रू हो गया है। अब सेम वे से आपको पता है सेकंड केस क्या होगा, एक 0 होगा एक नॉन 0 होगा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा केस सेकंड है कि ए 0 नहीं है, बी 0 है। अब देखो अभी अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप ऐसे ही इतना डिटेल में करवा रहे हो, ये केसेस डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे लास्ट एग्जांपल थी, लास्ट एग्जांपल में कुछ ऐसी सिचुएशन थी हमारे पास। ठीक है, अगर हम केसेस डिस्कस नहीं करेंगे, अगर हम केसेस डिस्कस नहीं करेंगे
तो उससे क्या होगा, अगर ए या बी कोई भी एक ज़ीरो बना, अगर ए ज़ीरो हुआ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा समथिंग अपॉन ज़ीरो, अगर बी ज़ीरो हुआ तो भी समथिंग अपॉन ज़ीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए केसेस डिस्कस करना जरूरी है कि अगर ए ज़ीरो होगा तब हम किस तरह से डील करेंगे, अगर बी ज़ीरो हुआ किस तरह से डील करेंगे, दोनों ज़ीरो होंगे किस तरह से डील करेंगे, और फिर लास्ट में जब दोनों नॉन ज़ीरो होंगे, जिस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं, पहले दोनों ज़ीरो ज़ीरो, फिर एक ज़ीरो, फिर दूसरा ज़ीरो नहीं है। अब देखो फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर तो मुझे पता नहीं कितना है, पर बी वेक्टर श्योरली ज़ीरो वेक्टर है। अगर इसमें ज़ीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो ए वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब सेम वे से जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इतना मुझे पता है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ज़ीरो। अगर बी वेक्टर ज़ीरो है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो आएगा। तो राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड कितनी है, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कितना है, ज़ीरो, तो कितना आ गया, ए मैग्नीट्यूड। तो विच एम्प्लाइज, ध्यान से देखो, ये ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सभी का आंसर क्या आ रहा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब ये दोनों नंबर्स क्या हैं, या दोनों सिचुएशंस क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, मतलब ये इनइक्वालिटी ट्रू हो गई, मतलब विच इज़ ट्रू, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह, लास्ट एग्जांपल की तरह, यहाँ पर ये हमें थर्ड केस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जस्ट आपके नोट्स के लिए एक बार आपको कंप्लीट कर देता हूँ। अब देखो ये फिर से वही थर्ड केस है कि अगर वाइस वर्सा ए ज़ीरो हो जाए बी ज़ीरो ना हो, तब भी सेम सिचुएशन है, ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड भी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, मतलब ये दोनों आपस में सेम है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया कि डोंट नीड टू बी डन इन एग्जाम्स। अब इसका फोर्थ और मेन केस है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा फोर्थ और लास्ट केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूव करने में थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आपको इनक्वालिटी हमेशा अपने माइंड में होनी चाहिए, ए प्लस बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए मॉडुलस, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखो जिस तरह से हमने लास्ट जो एग्जांपल है वो डॉट से स्टार्ट की थी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी नो, आपने डॉट की जो हमारी बेसिक वाली वीडियो है उसमें एक रिजल्ट पढ़ा था कि ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ए डॉट ए वेक्टर, मतलब कि किसी वेक्टर के लिए हम लिख सकते हैं विच एम्प्लाइज, मुझे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड देखना है। मैंने को बताया भी था, देखो कभी भी हमें मैग्नीट्यूड वाला कोई क्वेश्चन आए ना, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, आप एग्जाम्पल नंबर ना 17 भी देखो, मैंने को बताया था, तो आप ये वाला रिजल्ट यूज़ करोगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो विच एम्प्लाइज, तो देखते हैं क्या बनता है, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब आपको पता है नाउ फिर से वही रिजल्ट, ए वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होता है, ए डॉट ए एंड ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं, सेम, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा, इसका स्क्वायर ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं इसको, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब ये 2 टाइम्स ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको मैं ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से सारी गेम हमारी स्टार्ट होगी। अब देखो आपको बताया, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रफ में, ठीक है। -1 जो है वो हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं लिखी मैंने। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ -1 लेस देन इक्वल टू -1 का मॉड, क्योंकि -1 का मॉड कितना होता है, +1, ये मैं लिख सकता हूँ। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1 इज़ इक्वल टू
वन का मॉड। वन का मॉड कितना होगा, वन ही होगा ना। माइनस वन का मॉड वन होगा, मतलब वो माइनस वन से बड़ा है। मतलब मैं ये रिजल्ट बना सकता हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए x की कोई भी वैल्यू के लिए x या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। x की वैल्यू माइनस वन फिल करोगे तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी कि माइनस वन वन से छोटा है। x की वैल्यू वन फिल करोगे तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, मतलब या तो ये इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पहले लिख के दिखा देता हूँ आपको। वी नो, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको बताया नहीं है, मैंने आपको करके भी दिखाया है कि कोई भी नंबर अपने मॉडुलस के या तो इक्वल होता है या उससे छोटा होता है। अगर नेगेटिव नंबर है तो वो छोटा होगा, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो वो उसके इक्वल होगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। अब ये जो नंबर है, चलो दोबारा से लिखते हैं। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये जो नंबर है, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ये इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा। अगर आपको डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे बताना, वैसे डाउट नहीं रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपका डाउट दूर करूँ। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा है, इसकी एक्सप्लेनेशन ना मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने जो भी स्टेप लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। मैंने ये नंबर ले लिया 2a.b। अब ये अपने मॉडुलस से छोटा है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। a.b अपने हमेशा मॉडुलस से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, सही लिखा है ना। तो मैंने दोनों तरफ a मॉडुलस का ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया। तो ये वही सिचुएशन बन गई, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इससे आगे जो है मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, अब यहाँ पर मुझे फिर आपसे वही बात करनी है जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 19 में भी की थी, कि x इज इक्वल टू वाई एंड y जो है वो 1 से, मतलब y जो है ऐसा करो, y जो है वो ऐसा करो z से कम लिखो। मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ, मतलब y जो है वो z से लेस देन और इक्वल टू है। विच एम्प्लाइज, मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई, और y जो है वो z या z से कम है। तो विच एम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ कि x भी z या z से कम है। ध्यान से देखो, अगर x y के इक्वल और y z या z से छोटा है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि x भी z से छोटा होगा। सेम मैं यहाँ पर फॉलो करने वाला हूँ इसी रूल को। अब ये x है, ये y है, ये z है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये भी इससे छोटा होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, अब मैं कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो हमारी कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी क्या कहती है कि a डॉट b का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मैं वही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेस देन ग्रेटर देन के साइन में कंफ्यूज मत होना, मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये मैंने ऐसे लिख लिया, इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। ठीक है, अब इसके पीछे की जो कहानी मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये मैंने आपको वही कहानी बताने की कोशिश की है कि मैं ऐसे कैसे लिख पाया। अब ये हमारी ये जो इनक्वालिटी ये कहती है कि a डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। दोनों तरफ a स्क्वायर मतलब a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐड कर दो, मैंने कर दिया। तो ये वही चीज़ बन गई कि ये जो चीज़ है ये इससे छोटी है, ठीक है। अब फिर से आपको मैं रफ में बता देता हूँ, x लेस देन इक्वल टू y और y जो है वो z से छोटा है। तो x लेस देन इक्वल टू y, y लेस देन इक्वल टू z, मैं लिख सकता हूँ कि x लेस देन इक्वल टू z। सेम ये है x y z। तो मतलब हमारा जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो लेस देन है a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई है, अब ये एक आइडेंटिटी बन गई है, कौन सी आप मेरे को बताओ। a वेक्टर
का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब लास्ट स्टेप है, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे। अब आपको पता है कि a प्लस बी एक मैग्नीट्यूड है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इन दोनों का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इनके स्क्वायर्स को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटीज़ नहीं होते तो मैं स्क्वायर्स कैंसिल आउट नहीं कर सकता था, क्योंकि स्क्वायर्स के दो आंसर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। बट यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं तो मैंने स्क्वायर्स जो हैं वो कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ये जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा है, इसको आपको पेपर में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये जो हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ये हमने प्रूव कर दी। ठीक है, तो ये हमारी जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है ये हमारी प्रूव हो गई। अब एक बार इसको जल्दी से रिकॉल करते हैं। अब देखो बेसिकली ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यहाँ से स्टार्ट थी, ए और बी दोनों को ज़ीरो ले लिया तो भी ये प्रूव हो गई, इक्वल आ गए। मतलब ए ज़ीरो नहीं लिया, बी ज़ीरो ले लिया तब भी ये इक्वल आ गए, तब भी ये ट्रू है। ये वाइस वर्सा का केस है, इसको आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आपका फोर्थ और मेन केस, जब दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए वेक्टर मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने ए प्लस बी से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, डॉट कर दी इसकी, ए डॉट ए कितना होता है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी कितना होता है बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको भी लिख लिया। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद जो भी बातें हैं वो थोड़ी सी समझने वाली हैं। अब ये इसके इक्वल है। अब आपको पता है किसी नंबर का मॉड, मतलब कि कोई नंबर जो है वो अपने मॉड के इक्वल होता है या उससे छोटा होता है। मैंने को इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था। मतलब ये जो है ये इससे छोटा होगा, ये जो नंबर है ये इससे छोटी होगी। तो मैंने यहाँ पर आपको करके भी दिखाया कि ए डॉट टू टाइम्स ए डॉट बी अपने मॉडलस से इक्वल होगा या छोटा होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब उसके बाद जस्ट मैंने आपको बताया कि x इज इक्वल टू वाई है, वाई लेस देन इक्वल टू जेड है, तो एक्स भी लेस देन इक्वल टू जेड है, तो मैंने वही लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कॉची श्वार्ट्ज इनक्वालिटी जो है वो पिछली एग्जांपल की वो यूज़ की है कि ए डॉट बी कितना लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो मैंने वो लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको करके दिखाया ये इस तरह से मैंने कैसे लिखा है। ये इनक्वालिटी लिखी, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 2 है, दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिए, तो ये मैंने लिख लिया। ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा, मतलब ये इससे छोटा होगा। अब यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव नंबर मैंने कट कर दिए, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो हमारी इनइक्वालिटी है वो प्रूव हो गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट है, इस रिजल्ट से हम एक छोटा सा रिजल्ट और बना सकते हैं, मैं आपको वो लिख के बता देता हूँ। अब देखो ये वो छोटा सा रिजल्ट है जो हम इस एग्जाम्पल से मतलब कि सीख सकते हैं, वो आगे जाके एक्चुअल में हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसी में काम आएगा। इफ़ फॉर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। देखो हमारे जो फर्स्ट केस में 0 0 लिया था ए और बी को, तो यही इक्वलिटी हमने प्रूव की थी। ए ज़ीरो बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो या बी ज़ीरो ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी हमने ये इक्वलिटी प्रूव की थी। जब दोनों नॉन ज़ीरो थे तब हमने ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव की थी। अब तभी यहाँ पर लिखा गया कि अगर दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होंगे, मतलब उनकी कुछ वैल्यू होगी, और अगर ये इक्वलिटी बन जाए, अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर, देखो यहाँ पर एक्चुअल में तो क्या बनता है ये वाला, ठीक है, बट अगर किसी सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर केस में कोई दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के लिए ये वाली इक्वलिटी होल्ड कर जाए, या मैंने डायग्राम भी बनाई है, ध्यान से देखो, ए बी वेक्टर कितना है ए, और बी सी वेक्टर मैंने जानबूझ के इनके नेम रख लिए बी। अब आप मेरे को बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ मैं मैग्नीट्यूड लिखना भूल गया। तो विच एम्प्लाइज ए बी का अगर मैं दोनों को ऐड करूँ, अगर मैं दोनों मैग्नीट्यूड्स को ऐड करूँ, तो ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर इसको स्टार नंबर दे दो। तो ए बी का मैग्नीट्यूड मतलब जितनी ए बी की लेंथ है प्लस बी सी की लेंथ है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग स्टार। ठीक है, तो ए बी प्लस ये ए बी एक लेंथ है, बी सी एक लेंथ है, इनको मैंने ऐड किया तो मुझे एक और लेंथ मिल गई। अब वो लेंथ कौन सी है,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो मैंने ए बी लेंथ को ऐड किया, बी सी लेंथ को ऐड किया, तो मुझे एक नई लेंथ मिल गई ए सी। मुझे एक नई लेंथ मिल गई, कौन सी? ए सी। उसकी लेंथ कितनी है? ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो विच एम्प्लाइज, मैं बोल सकता हूँ कि ए बी सी आर कोलिनियर, कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में। अब इसको लेके आपके मन में कोई डाउट्स भी आ सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो मान लो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है ए बी की, ठीक है। अब ये मैंने जानबूझ के लिए है 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने एक ट्रायंगल में एक बात सुनी होगी कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल में ना कोई भी दो साइड का सम जो होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। अगर इसको मैं आपको फील करवाना चाहूँ तो ध्यान से देखो, अगर आप इस 4 और 2 को अगर आप पास लेके आओगे, ध्यान से देखो कि ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, एक ट्रायंगल बन रही है। बट अगर बाय चांस मैं इसमें ऐसा कर दूं कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, मतलब उसके इक्वल है, ठीक है। 3 और 2 कितना होगा? 5। तो अगर आप इनको मतलब कि आपस में मैच करने की कोशिश करोगे तो ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। मतलब देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, इनको जब मैच करोगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करोगे तो ये हमेशा इसी लाइन पर मैच करेगा, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगी। और अगर ट्रायंगल फॉर्म 3 पॉइंट्स में नहीं होगी तो वो पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर। अब ये हमें एक नया रिजल्ट मिल गया कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में यूज़ भी करने वाले हैं, तो एक बार इसको यूज़ करके देख लेते। अब देखो ये हमारी आज की लास्ट एग्जाम्पल है। तो देखो जो हमने अभी 20th एग्जाम्पल में एक रिजल्ट सीखा था उसी को यूज़ करने वाले हैं। 3 पॉइंट्स हैं, ए -2i + 3j + 5 के, बी कितना है i + 2j + 3 के, सी कितना है 7i - k, आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए हमने कंडीशन क्या देखी है? हम ए बी वैक्टर निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे और फिर ए सी। अगर दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया मतलब वो कोलिनियर है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, आपको पता है ए कितना है? 2i + 3j + 5k। बी वेक्टर बी पॉइंट कितना है? वर्टेक्स कितना है? 2i + 2j + 3k। सी कितना है? 7i - k। तो अब यहाँ पर पहले ए बी वैक्टर जो है वो निकाल लो, ठीक है। ए बी वैक्टर कैसे निकालेंगे आपको पता है? वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, x2 ये b - a, मतलब x2 - x1, पीछे से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? -2 i कैप, 2 यहाँ पर कितना है? -3 j कैप, यहाँ पर कितना है? 3, यहाँ पर -5 k कैप। तो ए बी वैक्टर कितना मिला हमें? 1 + 1, ये कितना बन गया? 3i - j - 2k। अब ये ए बी वैक्टर है, मुझे इसकी लेंथ चाहिए, मतलब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड भी साथ में ही निकाल लो। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आएगा? 9 + 1 + 4। तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √14, ठीक है। अब सेम वे से देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से जो बी सी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। बी सी वैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी - बी, आई में से आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 1 आई कैप, ठीक है। जे में से जे, अब जे यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 है, -2। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप इसको मेसी कर दो। तो 0 - 2। तो नेक्स्ट यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -3 k कैप। तो बी सी वैक्टर कितना आएगा? 6i - 2j - 4k। तो इसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लो। i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर,
जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो 36 + 4 + 16, तो बी सी मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये आ गया 56। वैसे आप हमेशा कोशिश करा करो कि इसको ब्रेक कर लिया करो। जैसे अगर मुझे इसको ब्रेक करना हो 56 को, तो यहाँ पर 28, यहाँ पर 14, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, ठीक है। तो कैसे लिख सकता हूँ, अब आपको पता यहाँ से पेयर बाहर आ जाएगा, तो 2 7 14, तो ये वैल्यू जो है वो भी हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है वो कौन सी है, सी ए या ए सी, जो मर्जी बोल लो, चलो मैं सी ए ले लेता हूँ। सी ए मतलब ए में से सी को माइनस करेंगे, ध्यान रखना है। -2 - 7 आई कैप, यहाँ पर कौन है 3, यहाँ पर जे है ही नहीं है 0, जे कैप, यहाँ पर 5 माइनस, यहाँ पर कौन है -1 के कैप। तो यहाँ पर हमारा सी ए वेक्टर कितना आया, -9i + 3j -+ 6 अब सेम वे से इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लेते हैं। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो विच एम्प्लाइज सी ए का मैग्नीट्यूड 81 + 9 + 36, तो ये कितना आ गया 90, 126। इसको भी हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो देखो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पर 63 आ गया, 21, 3 7 7 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 7। अब यहाँ से भी पेयर बाहर आ जाएगा, मतलब 3 2 7 14। तो वैसे क्लियरली मुझे अपना आंसर दिख रहा है। आपको पता है ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चेक भी कर सकते हो आप, √14 + 2√14 इज इक्वल टू 3√14। आपको पता है ये ऐड कैसे होंगे, 3√14 3√14 विच इज़ ट्रू। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब विच एम्प्लाइज पॉइंट्स जो हैं ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो देख लो कितना इजी कर लिया हमने, जस्ट उस एग्जाम्पल से कंडीशन सीख ली कोलिनियर की, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बी सी का, फिर सी ए का। अब तीनों इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल है, मतलब ये कोलिनियर है। तो इस तरह से हमने सभी एग्जाम्पल्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 में थोड़े से छोटे से रिजल्ट यूज़ किए हैं, उनको हम जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें यूज़ कर लेंगे। देखो हमने इसको ईजिली सॉल्व कर लिया क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।